हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आई होप आप लोग मस्त होगे, मज़ेदार होगे। जैसा कि हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं सेकंड फिजिक्स ऑफ फिजिक्स, जिसका 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम तीसरे लेक्चर की ओर बात करने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिबिंब से। किससे करने वाले हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज बोला जाता है। अब प्रतिबिंब क्या होता है, उसकी परिभाषा यहाँ पर पुट की गई है, जरा देखेंगे एक बार। जब कोई वस्तु प्रकाश की किरणों को परावर्तित या अपवर्तन करके किसी स्थान पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहाँ हमें वस्तु का अभिन्न दिखाई देता है या इमेज दिखाई देता है। अभिन्न का मतलब क्या है? इमेज दिखाई देता है। समझ रहे हो? यही है। देन इसकी परिभाषा के बाद कुछ बातें और देखेंगे हम। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। अब कितने प्रकार के होते हैं वो भी देख लो। प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रियल इमेज, और आभासी या काल्पनिक को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उसकी परिभाषा जरा देखेंगे। ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलें, तो उस वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। उस वस्तु का वहाँ क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ये सदैव कैसे होते हैं? उल्टे प्राप्त होते हैं। ये सदैव कैसे प्राप्त होते हैं? उल्टे। वास्तविक प्रतिबिंब ऑलवेज कैसे होंगे? उल्टे प्राप्त होंगे। देन आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं। आभासी का दूसरा नाम काल्पनिक प्रतिबिंब भी होता है, जिसे इंग्लिश में वर्चुअल इमेज भी बोला जाता है। अब वर्चुअल इमेज क्या है? ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों, तो उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं या वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है। ये सदैव कैसे होते हैं? उल्टे। ये सदैव कैसे होते हैं? सीधे प्राप्त होते हैं, जिसे इरेक्ट बोला जाता है। समझ पा रहे हो? देन आगे बढ़ेंगे हम। वस्तु की दूरी क्या होगी? वस्तु की दूरी क्या होगी? वस्तु की लेंस या दर्पण से दूरी वस्तु की दूरी कहलाती है। जैसे कि मान लो मैंने कल बताया था, थोड़ी सी बातें यहाँ पर बताई थी। जैसे यहाँ पर कोई दर्पण रखा है, तुमने कोई दर्पण है और यहाँ हमारी कोई वस्तु रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम वस्तु की दूरी बोलेंगे। दर्पण से वस्तु की दूरी को वस्तु की दूरी बोलेंगे। वस्तु या लेंस या दर्पण से दूरी जो वस्तु दूरी कहलाती है, वस्तु की क्या कहलाती है? दूरी। यहाँ से और यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगी उसे क्या कर लेंगे? वस्तु की दूरी। बात क्लियर? प्रतिबिंब की दूरी जिसे v से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने कल पढ़ाया था, यहाँ पर हमारी कोई वस्तु बनेगी तो इमेज उसकी किस यहाँ पर बनने वाली है, तो उस वाली इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम? v से। ये इस वस्तु की क्या है? इमेज। क्या है? इमेज। और इमेज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? v से। तो उसकी परिभाषा यहाँ पुट कर दी है। प्रतिबिंब की लेंस या दर्पण से दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। समझ पा रहे हो? दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब दूरी। बात क्लियर? जिसे v से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। देन आगे देखेंगे। अब पढ़ने वाले हम जैसे कि गोली दर्पण। एक मिनट रुकेंगे भाई साहब। जैसे कि गोली दर्पण, ये दूसरा टाइप आ गया हमारा। समझ पा रहे हो? गोली दर्पण। समतल दर्पण पढ़ा हमने, देन ये क्या आ गया? गोली दर्पण, जिसे स्फेरिकल मिरर भी बोला जाता है। अब उसकी परिभाषा क्या है, यहाँ देखें। यदि किसी समांगी पारदर्शी कांच के गोले के कटे हुए भाग के एक पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, तो प्राप्त व्यवस्था गोली दर्पण कहलाती है। कोई समांगी पारदर्शी क्या है? कांच के गोले के कटे हुए भाग, यानी कि कोई गोला होगा उसके कटे हुए भाग पर क्या कर दें हम? थोड़ी सी मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई ये हमारा क्या है? हमारा एक स्फेरिकल है, और जिसे हम कट कर दें तो ये वाली इमेज जो होगी हमारी लगभग वो उसी टाइप की बनेगी। किसकी टाइप की? गोली दर्पण की। समझ पा रहे हो? एक पृष्ठ पर चमकीली क्या कर देंगे हम? पॉलिश कर देंगे। देन होने वाली क्या होगी? उसे हम गोली दर्पण कह देंगे। कोई गोला होगा, देन उसे हम काटेंगे और उसके कटे हुए भाग के एक पृष्ठ पर क्या कर देंगे हम? पॉलिश कर देंगे।
और पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाएगी, गोली दर्पण कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात तो मैं क्लियर हो गई होगी। देन आगे की ओर देखें थोड़ा सा और। गोली दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक क्या जिसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर भी बोला जाता है, और एक होता है उनतल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स मिरर भी बोला जाता है। जैसे अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है उसे देख लो, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या कर दी, चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो वो व्यवस्था क्या कहलाती है, अवतल दर्पण कहलाती है। बात क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि मैं थोड़ा सा और यहाँ बता दूं, इसका डायग्राम कैसा होता है, इधर देखिए अवतल दर्पण का। मैंने क्या वो उभरे हुए भाग पर यानी कि बाहरी साइड, ये देख पा रहे हो, उभरा हुआ भाग हमारा कौन सा है, ये वाली बाहरी साइड, उसे क्या मिलेगा, उभरे हुए भाग पर हमने क्या कर दी, पॉलिश, तो ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा हमारा। बात यहाँ तक क्लियर। अब उनतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। उनतल दर्पण को कॉनकेव मिरर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉनकेव मिरर भी बोला जाता है। ऐसा गोली दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर चमकीली पॉलिश की हुई हो उसे हम क्या बोलेंगे, उनतल दर्पण कह लेंगे। जैसे कि इसका अगर मैं इमेज बनाऊं तो, जैसे कि मैंने इसमें थोड़ा सा इमेज बनाया, ये देखो यहाँ मैंने क्या कर दी, पॉलिश अंदर की साइड कर दी, क्या कर दी, धसे हुए भाग को मतलब अंदर की साइड पॉलिश कर दी। तो ये डायग्राम किसका बना, उनतल दर्पण का। क्या बना, उनतल दर्पण। ये तुमने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा थोड़ी सी बातें, ठीक है। तो ये उनतल दर्पण का डायग्राम बना। देन उसके आगे देखेंगे हम गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये आपको पता ही होनी चाहिए। जैसे ध्रुवण क्या होता है, गोली दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुवण। गोली दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुवण कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, ध्रुवण कहलाएगा। ये है, ये मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुवण कहलाएगा। समझ पा रहे हो नहीं, हल्की टाइप, हल्के हल्के से तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। देन वक्रता केंद्र क्या होगा, वक्रता केंद्र को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से। गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, यानी कि पूरा गोला लोगे आप, उसे हाफ काटोगे, उसके कटे हुए भाग होता है जिसका केंद्र, उस कटे हुए भाग का पूरा गोला था आपने काटा, देन उसका जो सेंटर होता है पूरे गोले का, वही उसकी क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। देन आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और, वक्रता त्रिज्या जिसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर से। ये क्या होता है, गोली दर्पण की वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण से ध्रुव, यानी कि ध्रुव क्या होता है, पी। ध्रुव को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, पी। ऐसे कि ये हमारा एक डायग्राम होगा, एक मिनट रुकेंगे, ये हमारा पी होगा और ये होगा वक्रता केंद्र जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से और पी, सी और पी के बीच की दूरी क्या होगी, हमारी वक्रता त्रिज्या होगी, जिसे आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बात क्लियर, ठीक है, आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे देखेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, गोली दर्पण ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे कि ये हमने कोई डायग्राम बनाया, देन ये सी है और हमारा पी है, तो सी और पी को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। ये आपको पता होगी, ठीक है। देन आगे बढ़े यहाँ से थोड़ा सा, फोकस बिंदु क्या होता है, जिसे एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोकस बिंदु या फोकस बोल दो। अब देखें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। मुख्य अक्ष के समांतर, समझ पा रहे हो, मुख्य अक्ष के समांतर का मतलब समझोगे आप, मुख्य अक्ष के समांतर। देखो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष यह है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, देखो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरेंगी वहीं उसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। बात क्लियर हो जानी चाहिए, इतनी सी बातें हैं, ठीक है। देन आगे और देखेंगे छोटा सा, फोकस दूरी। फोकस बिंदु एवं ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कह लेंगे। देखें एक बार कैसे, मतलब मान लो ये मैंने एक बनाया,
फोकस कुछ यहाँ होगा, आने वाली किरण कहाँ थी परावर्तन के पश्चात यहाँ, ये तो हमारा फोकस है, और ध्रुव कहाँ होता है हमारा P। तो इनके मध्य की बीच की दूरी, इन दोनों के मध्य की बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, जिसे F से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल F से। बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। थैंक यू, गुड बाय।